हम्म। जरा कल्पना कीजिए 19वीं सदी का केरल। एक ऐसा समाज जहां एक महिला को सिर्फ इसलिए अपनी जान देनी पड़ती है क्योंकि उसने सार्वजनिक स्थान पर अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने की कोशिश की थी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। और आज 21वीं सदी में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि उन ऐतिहासिक अन्यायों का आज की पीढ़ी से क्या लेना देना है। आज की इस नई गहन चर्चा में हम सीधे इसी सवाल से टकराने वाले हैं। आज का विषय एक ऐसा मुद्दा है जो शायद हमारे समाज में सबसे तीखी, सबसे भावनात्मक और अक्सर सबसे अधिक विभाजित करने वाली बहस को जन्म देता है। भारत में आरक्षण या रिजर्वेशन की नीतियां। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर समाज के हर वर्ग के पास एक बहुत ही ठोस राय होती है। मतलब अक्सर ये राय कोई गहरी समझ या आंकड़ों या समाजशास्त्र के बजाय सीधे तौर पर व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं से जुड़ी होती है। सही बात है। और जब भावनाएं हावी होती है ना, तो तथ्य अक्सर पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए आज हमारा काम किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। आज का विषय ऐसा है जो आसानी से भावनाओं को भड़का सकता है। इसलिए हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करने नहीं बैठे हैं। हमारा उद्देश्य केवल उन ऐतिहासिक तथ्यों, दार्शनिक तर्कों और असामाजिक सिद्धांतों की सर्जरी करना है जो हमारे सामने है, ताकि इस जटिल मुद्दे को निष्पक्ष रूप से समझा जा सके। बिल्कुल, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले चीजों को समझना जरूरी है। हाँ, तो ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो अक्सर लोगों में एक बहुत ही स्वाभाविक गुस्सा और डर देखने को मिलता है। संसाधनों के बंटवारे को लेकर इंसानों में हमेशा से एक असुरक्षा की भावना रही है। हाँ, वो तो है ही। सरकारी नौकरी हो, उच्च शिक्षा में एक सीट हो या फिर सत्ता में हिस्सेदारी, ये सब बहुत ही सीमित संसाधन है। और जब किसी व्यक्ति को लगता है कि ये संसाधन उसके हाथ से फिसल रहे हैं, तो उसका परेशान होना कोई असामान्य बात नहीं है। हम्म यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यही वो बिंदु है जहां से हमारी तार्किक समझ धुंधली होनी शुरू हो जाती है। मतलब जब हम आरक्षण की नीतियों के तकनीकी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी बाधा ये नहीं है कि नीतियां जटिल हैं। तो फिर असल बाधा क्या है? बाधा यह है कि हमारा दिमाग इस विषय पर कैसे विचार करता है। हमारी बहसें अक्सर इसलिए उलझ जाती हैं क्योंकि हम अपने अव्यक्तिक चश्मे से बाहर नहीं निकल पाते। इसे समझने के लिए ना, राजनीतिक दर्शन में एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है जॉन रॉल्स का अज्ञान का पर्दा, या जिसे अंग्रेजी में वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। अरे हाँ, ये मुझे हमेशा से एक बहुत ही शक्तिशाली थॉट एक्सपेरिमेंट लगा है। अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मान लीजिए हम दोनों को मिलकर एक बिल्कुल नए समाज के नियम बनाने हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि हमें ये नहीं पता कि जब हम उस समाज में जन्म लेंगे तो हमारी अपनी स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, आपको नहीं पता होगा कि आप उस नए समाज में एक अमीर परिवार में पैदा होंगे या गरीब परिवार में। आपको अपनी जाति नहीं पता होगी, अपना धर्म नहीं पता होगा, यहाँ तक कि ये भी नहीं पता होगा कि आप शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे या किसी विकलांगता के साथ पैदा होंगे। अच्छा, तो अगर मेरे सामने ये अज्ञान का पर्दा घिरा हुआ है और मुझे डर है कि मैं उस समाज के सबसे निचले और वंचित तबके में पैदा हो सकता हूँ, तो जाहिर है कि मैं ऐसे नियम बनाऊंगा जो उस सबसे कमजोर व्यक्ति के लिए भी न्यायपूर्ण हो। एकदम सही। मतलब मैं कभी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाऊंगा जहां सारा पैसा और पावर सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास हो, क्योंकि क्या पता मैं उस मुट्ठी भर लोगों में शामिल ही ना हो। यही इस सिद्धांत की खूबसूरती है। इस विषय को गहराई से समझने की पहली शर्त यह है कि हमें दिमागी तौर पर यह भूलना होगा कि वर्तमान समाज में व्यक्तिगत रूप से हमें आरक्षण का लाभ मिलता है या नहीं। ये तो काफी मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन और किसी भी मुद्दे पर ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होने के लिए भावनाओं और निजी फायदों को किनारे रखना पड़ता है। लेकिन मनोविज्ञान हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि इंसानी दिमाग ऐसा करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। हाँ, हमारा दिमाग तो बायस्ड होता है। बिल्कुल, हम लगातार कन्फर्मेशन बायस और सिलेक्टिव एक्सपोजर के शिकार होते हैं। ये कन्फर्मेशन बायस वाली बात तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ दिखती है। हम अक्सर वही बातें सुनना या पढ़ना पसंद करते हैं जो हमारे हमारे पहले से मौजूद विश्वासों पे मोहर लगाती हैं। सही बात है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि आरक्षण एक खराब व्यवस्था है, तो उसका ध्यान हमेशा सिर्फ उसी खबर पर जाएगा जहां किसी अमीर या कम योग्य व्यक्ति ने आरक्षण का फायदा उठा लिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई आरक्षण का पुरजोर समर्थक है,
तो वो सिर्फ सदियों से हो रहे शोषण और अत्याचारों की कहानियों पे ही फोकस करेगा। हम अपने अपने इको चेम्बर में बंद हो जाते हैं और दूसरी तरफ की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इंसानों से ये उम्मीद करना कि वे अपने व्यक्तिगत फायदों को पूरी तरह से भूल जाएं थोड़ा अवास्तविक नहीं है? किस तरह से? क्योंकि जब बात पेट की हो, भविष्य की हो, तो इंसान का स्वार्थी होना तो इवोल्यूशन का हिस्सा है ना? जैसे अगर हम कुछ समय पहले हुए किसान आंदोलनों को देखें, तो जब भी किसी बड़े वर्ग को ये महसूस होता है कि उसके संसाधन या उसकी आजीविका खतरे में है, तो गुस्सा आना तय है। ये तो एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी हकीकत है। संसाधन हमारे जीवन की मूल जरूरतें हैं। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अवसर कम हो रहे हैं, तो दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो आत्मरक्षा के लिए जिम्मेदार है। हाँ, फिर तो कोई थ्योरी काम नहीं आती। जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये खुद को अनुशासित करने का एक मानसिक व्यायाम है। समझ गया। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे अंदर ये पूर्वाग्रह और स्वार्थ मौजूद हैं, तब जाकर हम एक कदम पीछे हटकर आरक्षण से जुड़ी सबसे बड़ी असामाजिक गलतफहमी पर बात करने के लिए तैयार होते हैं। और वो गलतफहमी शायद समानता या इक्वालिटी की परिभाषा से जुड़ी है। अक्सर जब सड़कों पर या सोशल मीडिया पर बहस होती है, तो सबसे आम तर्क यही सुनने को मिलता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, तो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। हाँ, बहुत बार सुना है ये तर्क। लोग कहते हैं कि आरक्षण देकर आप समानता के सिद्धांत को ही तोड़ रहे हैं। यहीं पर हमें समानता के दो अलग-अलग स्वरूपों को समझना होगा। नकारात्मक समानता यानी नेगेटिव इक्वालिटी और सकारात्मक समानता यानी पॉजिटिव इक्वालिटी। इन दोनों में क्या फर्क है? नकारात्मक समानता का सीधा सा मतलब है कि राज्य अपनी तरफ से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। सबके लिए बिल्कुल एक जैसे नियम होंगे, एक जैसी परीक्षा होगी। सुनने में तो ये एक आदर्श व्यवस्था लगती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी तार्किक खामी है। अगर दौड़ में शामिल लोगों की शुरुआती लाइन ही अलग-अलग हो, तो एक जैसे नियम भी अंततः असमान और अन्यायपूर्ण परिणाम ही देते हैं। हाँ, ये तो है। यहीं से सकारात्मक समानता की अवधारणा जन्म लेती है, जिसका अर्थ है उन वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ विशेष और असक्रिय कदम उठाना। यह मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे घर में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, खेलता कूदता है, और दूसरा बच्चा काफी समय से बीमार है, कमजोर है। हाँ, बिल्कुल। अब अगर मेरे पास सिर्फ 2 ग्लास दूध है और मैं ये सोचकर कि मुझे तो दोनों बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करना है, दोनों को एक एक ग्लास दूध दे दूं, तो क्या ये सच में न्याय है? बिल्कुल नहीं। एकदम सही। बीमार बच्चे की जरूरतें अलग हैं। हाँ, जो बच्चा बीमार है उसे ठीक होने के लिए, स्वस्थ बच्चे के स्तर तक आने के लिए उस वक्त अधिक पोषण की आवश्यकता है। उसे उस वक्त ज्यादा दूध देना समानता के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उसे समानता के स्तर तक लाने का एक आवश्यक प्रयास है। ये उदाहरण बहुत सटीक है। इसी बात को अगर हम खेल के मैदान पर लागू करें, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। हाँ, मान लीजिए हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं। एक खिलाड़ी की लंबाई 6 फीट 2 इंच है और दूसरे की 4 फीट 8 इंच। अब मैं गोल पोस्ट को दोनों के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर फिक्स कर दूं और कहूं कि देखो भाई, नियम सबके लिए समान है, कोई भेदभाव नहीं है। वो तो छोटे खिलाड़ी के लिए बहुत नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, ये तो एक तरह का मजाक हो गया। छोटे खिलाड़ी के लिए उस गोल पोस्ट तक पहुंचना शारीरिक रूप से लगभग असंभव होगा। सच्ची समानता या अवसरों की समानता तब होगी जब हम दोनों खिलाड़ियों की अपनी अपनी ऊंचाई और परिस्थितियों के हिसाब से गोल पोस्ट सेट करें, ताकि दोनों को अपनी असली खेल प्रतिभा दिखाने का उचित मौका मिले। एकदम सही। इन छोटे और घरेलू उदाहरणों को जब हम समाज के वृहद स्तर पर लागू करते हैं ना, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक सिद्धांत सामने आता है। किसी भी राज्य या सरकार को अक्सर भेदभाव के 2 रूपों के बीच चुनाव करना पड़ता है। वो 2 रूप कौन से हैं? एक होता है शोषणकारी भेदभाव या एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो इतिहास में कमजोरों को दबाने, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया गया, जैसे गुलामी की प्रथा या महिलाओं को वोट देने का अधिकार न देना। और दूसरा होता है संरक्षणात्मक भेदभाव यानी प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। ये संरक्षणात्मक भेदभाव तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी रोज देखते हैं। अगर आप बस या मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो वहां बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से आरक्षित सीटें होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कोई भी युवा या स्वस्थ व्यक्ति
उन आरक्षित सीटों का विरोध नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि ये तो समानता के खिलाफ है, क्योंकि हम सहज रूप से समझते हैं कि ये कोई वीआईपी विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि ये एक कमजोर शारीरिक स्थिति वाले व्यक्ति का संरक्षण है। बिल्कुल सही। समाज के ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो मूल रूप से यही संरक्षणात्मक भेदभाव है। लेकिन जैसे ही हम मेट्रो की सीट से उठकर सरकारी नौकरियों, विश्वविद्यालयों या राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं तो अचानक से ये संरक्षणात्मक भेदभाव लोगों को चुभने लगता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब एक जगह हम बहुत समझदार हैं और दूसरी जगह हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्योंकि नौकरियों और शिक्षा से सीधे तौर पर हमारी आजीविका और सामाजिक रुतबा जुड़ा होता है। और ये समझने के लिए कि एक पूरे समुदाय के लिए संरक्षण क्यों जरूरी है, हमें इतिहास के उन अंधेरे कोनों में झांकना होगा जहां से ये पूरी समस्या शुरू हुई थी। इतिहास को देखना तो जरूरी है। हाँ, हमें व्यक्तिगत भेदभाव और सामाजिक भेदभाव के बीच का अंतर समझना होगा। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नौकरी नहीं देता क्योंकि उसे उसका चेहरा पसंद नहीं है, तो वो व्यक्तिगत भेदभाव है। और सामाजिक भेदभाव क्या होता है? जब एक पूरा का पूरा समाज, धर्म और व्यवस्था मिलकर पीढ़ियों तक किसी खास समूह के साथ संस्थागत रूप से भेदभाव करे तो उसे असामाजिक भेदभाव कहते हैं। इसका असर सदियों तक रहता है। ये बात मुझे वापस उसी ऐतिहासिक घटना की ओर ले जाती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। केरल के त्रावणकोर साम्राज्य का वो सिहरन पैदा करने वाला कानून। हाँ, वो ब्रेस्ट टैक्स वाला कानून। और जब हम आज शोषणकारी भेदभाव की बात करते हैं तो शायद हम इसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाते। 19वीं सदी और उससे पहले वहां एक ब्रेस्ट टैक्स या मुलक्करम नाम की व्यवस्था लागू थी। यह सोचना भी आज हमारे लिए कितना अजीब और खौफनाक है कि समाज की निचली कही जाने वाली जातियों की महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ढकने का कोई अधिकार नहीं था। और इसके पीछे की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कपड़े पहनने पर पाबंदी नहीं थी। हाँ, अगर कोई महिला सम्मान के साथ जीना चाहती थी और अपने शरीर को ढकना चाहती थी तो उसे अपनी छाती के आकार के हिसाब से एक टैक्स देना पड़ता था। ये सच में अकल्पनीय है। यह कोई सामान्य आर्थिक कर नहीं था जिसे खजाना भरने के लिए लगाया गया हो। यह एक पूरे समुदाय के आत्मसम्मान को, उनकी गरिमा को कुचलने का एक बेहद क्रूर और संस्थागत तरीका था, ताकि उन्हें हर दिन याद दिलाया जा सके कि समाज में उनकी हैसियत क्या है। बिल्कुल। और इसी अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ 1803 में नांगेली नाम की एक महिला के अकल्पनीय बलिदान की कहानी इतिहास में दर्ज है। वो कहानी बहुत विचलित करने वाली है। हाँ, जब टैक्स वसूलने वाले अधिकारी पूरे लाव लश्कर के साथ उसके घर पहुंचे तो नांगेली ने इस अपमानजनक और शर्मनाक टैक्स को देने से इनकार कर दिया। उसने विरोध का ऐसा रास्ता चुना जो इंसानियत को दहला दे। उसने अपने ही स्तन काटकर केले के पत्ते पर उन अधिकारियों के सामने रख दिए। हे भगवान! अत्यधिक खून बहने के कारण कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। ये इतिहास का वो हिस्सा है जो अक्सर हमारी मुख्यधारा की स्कूली किताबों में छूट जाता है। और ये कोई छिटपुटियां अकेली घटना नहीं थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1859 में नाडार समुदाय की महिलाओं को सिर्फ इसलिए सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ढकने की जरूरत की थी। ये बहुत ही दर्दनाक सच है हमारे इतिहास का। और ये संस्थागत अन्याय सिर्फ महिलाओं तक या सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं थे। अगर हम भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बचपन के स्कूली अनुभवों को ही देखें तो वो भी इसी सामाजिक भेदभाव का एक जीता जागता दस्तावेज है। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कैसे उन्हें एक अछूत माने जाने के कारण कक्षा के अंदर बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। वे स्कूल के उस पटके को नहीं छू सकते थे जिससे सवर्ण बच्चे पानी पीते थे। उनके लिए नियम ये था कि स्कूल का चपरासी दूर से उनके हाथों में ऊपर से पानी डालेगा, तब जाकर वे अपनी प्यास बुझा सकते हैं। उनका वह अनुभव एक प्रसिद्ध कथन में बदल गया, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। सोचकर ही रूह कांप जाती है। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे के मनोविज्ञान पर इसका क्या असर पड़ता होगा जब उसे दिन भर प्यासा सिर्फ इसलिए रहना पड़े क्योंकि उस दिन चपरासी छुट्टी पर है। ये सच में बहुत बेचैन करने वाला है। लेकिन और यहाँ मैं एक आम नागरिक की तरफ से एक चुनौती पेश करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल पूछिए। आज की युवा पीढ़ी अक्सर एक बहुत ही सीधा सा तर्क देती है। वे कहते हैं, देखिए ये सब जो हो बहुत भयानक था, अमानवीय था,
लेकिन ये सब अन्याय आज से 100, 200 या 500 साल पहले हुए थे। उनका पॉइंट क्या होता है? उनका पॉइंट ये है कि मेरे दादा या परदादा ने अगर समाज में कोई गलत काम किया भी था तो उसकी सजा आज मुझे क्यों मिलनी चाहिए? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर मुझे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज की सीट से वंचित क्यों किया जा रहा है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल भावना के स्तर पर बहुत जायज़ लगता है। लेकिन अगर हम इसे कानून और समाजशास्त्र के नज़रिए से देखें तो हमें क्रिमिनल यानी आपराधिक और सिविल यानी दीवानी मामलों के बीच का एक बहुत ही बुनियादी अंतर समझना होगा। वो अंतर क्या है? अगर किसी व्यक्ति के परदादा ने 100 साल पहले किसी की हत्या की थी तो क्या आज पुलिस उस व्यक्ति के परपोते को गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो हास्यास्पद होगा। अपराध जिसने किया है सजा उसी को मिलेगी। एकदम सही, क्योंकि वो एक क्रिमिनल मामला है। लेकिन अब मान लीजिए कि उसी परदादा ने 100 साल पहले धोखाधड़ी से या अपनी ताकत के बल पर 500 एकड़ जमीन कब्जा कर ली थी और एक बहुत बड़ी हवेली बना ली थी। अच्छा, तो अब सिविल मामला आ गया। हाँ, आज जब वो परपोता उस हवेली में रहता है और उस जमीन की फसल का मुनाफा खाता है, तो क्या वो ये कहता है कि ये संपत्ति तो मेरे परदादा की है, मेरा इससे क्या लेना देना? वो तो शायद नहीं कहेगा। जमीन और संपत्ति पर तो वो अपना पूरा कानूनी और पैतृक हक जताएगा। और यही वो बिंदु है जहां से पूरी तस्वीर साफ होती है। संपत्ति और विशेषाधिकार सिविल मामले हैं। जिस तरह हमें अपने पूर्वजों की जमीन, उनकी संपत्ति और समाज में उनकी प्रतिष्ठा विरासत में मुफ्त में मिलती है, हाँ, उसी तरह हम उनके विशेषाधिकार भी विरासत में लेते हैं। बिल्कुल। उन पूर्वजों द्वारा ऐतिहासिक रूप से दूसरों का शोषण करके जो असामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार अर्जित किए गए थे, उसका सीधा और अनकहा लाभ आज की पीढ़ी उठा रही है। ये बात लोग अक्सर भूल जाते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के इतिहास में हजारों सालों तक शिक्षा, ज्ञान अर्जन और धार्मिक सत्ता पर ब्राह्मण समुदाय का और जमीन, सैन्य बल व राजनीतिक सत्ता पर क्षत्रिय समुदाय का लगभग 100% अघोषित आरक्षण ही था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। मतलब पीढ़ियों तक संसाधनों, पैसे और शिक्षा तक इस विशेष पहुंच ने एक ऐसी गहरी ऐतिहासिक खाई पैदा कर दी है जिसे पाटने के लिए आज सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि अब से सब बराबर हैं। एकदम सही कहा आपने। आज भी उस असंतुलन को ठीक करने के लिए संस्थागत और नीतिगत उपाय करने अनिवार्य हैं। और यहीं से हम उस सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं जिसे हम योग्यता या मेरिट कहते हैं। हाँ, मेरिट का मुद्दा तो हर बहस में आता है। अगर समाज के अलग अलग समूह ऐतिहासिक कारणों से विकास की रेस में इतने अलग अलग शुरुआती बिंदुओं पर खड़े हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति की अयोग्यता को कैसे माप सकते हैं? क्या योग्यता सिर्फ व्यक्ति की अपनी जन्मजात प्रतिभा या मेहनत है, या फिर ये उसके आसपास मौजूद अवसरों और माहौल का परिणाम है? ये आज के समय का सबसे जरूरी डिबेट है। हम अक्सर एक मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता तंत्र की वकालत करते हैं। हमें लगता है कि जिसने परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लिए वही सबसे योग्य है और व्यवस्था उसी के हाथ में होनी चाहिए। ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन समाजशास्त्रियों और शिक्षाविदों का मानना है कि जिसे हम योग्यता कहते हैं वो वास्तव में दो चीजों का एक जटिल मिश्रण है। जीन्स यानी आपकी जन्मजात क्षमता, और पर्यावरण यानी आपका परिवेश। और परिवेश का असर तो बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। इसमें पर्यावरण की भूमिका अक्सर बहुत बड़ी और निर्णायक होती है। इसे समझने के लिए हम दो अलग अलग बच्चों का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक बच्चा ए है जो एक बहुत ही अमीर, शिक्षित और सुविधा संपन्न परिवार में पैदा होता है। वो बड़े शहर में लेता है, शहर के सबसे महंगे और बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ता है। और उसके घर का माहौल भी पढ़ाई वाला होगा। हाँ, घर आने पर उसके पढ़े लिखे माता पिता उसका मार्गदर्शन करते हैं। अगर वो गणित या विज्ञान में कमजोर है तो उसे तुरंत शहर के सबसे अच्छे ट्यूशन टीचर मिल जाते हैं। उसके पास 24 घंटे इंटरनेट है, हर तरह की किताबें हैं, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा माहौल है जहां उसे यकीन दिलाया जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये बच्चा एक अच्छे चक्र या जिसे हम वर्चुअस साइकिल कहते हैं उसमें पनप रहा है। और दूसरी तरफ जरा बच्चा बी की कल्पना कीजिए। वो एक सुदूर आदिवासी इलाके या गरीब गांव में पैदा हुआ है।
उसके माता पिता अनपढ़ हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो उसके पास संसाधनों की भारी कमी होगी। बिल्कुल। वह जिस सरकारी स्कूल में जाता है वहां महीनों तक शिक्षक नहीं आते, या स्कूल की छत टपकती है, घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। वो माता पिता को ये भी नहीं पता कि कौन सी परीक्षा कब होती है। अंग्रेजी भाषा तो उसके लिए किसी दूसरी दुनिया की चीज होगी। एकदम। अगर वो परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे समझाने या महंगी कोचिंग दिलाने वाला कोई नहीं है। उल्टे उस पर कम उम्र में ही काम पर लगकर पैसे कमाने का दबाव आ जाता है। ये बच्चा एक दुष्चक्र या एक विशेष साइकिल में फंसा हुआ है। हाँ, ये बहुत ही कड़वी हकीकत है। अब अगर इन दोनों बच्चों को 21 साल की उम्र में एक ही कमरे में, एक ही परीक्षा में, बिल्कुल एक जैसे पेपर के साथ बैठा दिया जाए और कहा जाए कि चलिए अब देखते किस में कितनी योग्यता है, जो टॉप करेगा उसे नौकरी मिलेगी, तो ये कहना कि ये एक निष्पक्ष प्रतियोगिता है पूरी तरह से गलत होगा। बिल्कुल। तो ये कहना कि ये एक निष्पक्ष और समान प्रतियोगिता है पूरी तरह से एक भ्रम होगा। ये तो सिर्फ सुविधाओं की रेस हो गई। हाँ, और जब हम इस तरह की तथाकथित मेरिटोक्रेसी को बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के लागू करते हैं तो वो बहुत जल्द प्लूटोक्रेसी यानी अमीरों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के शासन में बदल जाती है। एकदम सही। जहां पहले से सुविधा संपन्न लोग अपने इन्हीं विशेषाधिकारों को अपनी कड़ी मेहनत और योग्यता का नाम देकर पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता, नौकरशाही और संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए रखते हैं। और ये बात सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि आरक्षण तो सिर्फ भारत की राजनीति का हिस्सा है। हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो समाज के पीछे छूट गए वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई, या जिसे हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, दुनिया के लगभग हर प्रगतिशील और लोकतांत्रिक देश में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप? जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो 1960 के दशक में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अश्वेतों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नींव रखी थी, जिसे बाद में बराक ओबामा जैसे राष्ट्रपतियों ने भी मजबूती से आगे बढ़ाया। हाँ, अमेरिका के पास ये समझने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी हाशिए पर रहेगी तो अमेरिका कभी एक महाशक्ति नहीं बन पाएगा। बिल्कुल। और केवल अमेरिका ही क्यों, अगर हम स्वीडन और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक देशों को देखें जिन्हें दुनिया में सबसे बेहतर जीवन स्तर के लिए जाना जाता है, वहाँ भी कमजोर वर्गों के लिए स्पष्ट व्यवस्थाएं हैं। चीन में भी शायद कुछ ऐसे ही है ना? हाँ, चीन जैसे देश में अपने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों और अल्पसंख्यकों के लिए विश्वविद्यालयों में विशेष नीतियां हैं। जापान, न्यूजीलैंड जहां माओरी समुदाय के लिए विशेष प्रावधान है, और कई यूरोपीय देशों में वंचित समुदायों और महिलाओं को आगे लाने के लिए अलग अलग मॉडल अपनाए गए हैं। तो इन सब बातों का असल में क्या मतलब है? अगर योग्यता काफ़ी हद तक हमारे पर्यावरण और सुविधाओं पर निर्भर है, तो क्या हमें अपनी परीक्षाओं, नौकरियों और पूरी व्यवस्था से योग्यता या मेरिट के विचार को उठाकर पूरी तरह से बाहर फेंक देना चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि ये भी सच है कि आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हम एक बहुत ही कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच खड़े हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो समझ आएगा कि इस समस्या का कोई एक तरफा समाधान नहीं है। हमें एक मध्य मार्ग अपनाना ही होगा। मध्य मार्ग कैसा? आज दुनिया बायो वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तकनीक और उन्नत चिकित्सा के युग में प्रवेश कर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिके रहने के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए और आर्थिक विकास के लिए आपको उच्च स्तर की तकनीकी और बौद्धिक मेरिट की आवश्यकता है। हम व्यवस्था से योग्यता को पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। ये बात तो स्पष्ट है कि हम विश्व पटल पर कमजोर होकर नहीं रह सकते। लेकिन और यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। वो क्या? अगर हम केवल और केवल मेरिट के पीछे भागते हैं, अंधाधुंध रेस में लग जाते हैं और समाज के उन 90 या 95% लोगों को जो किसी न किसी रूप में ऐतिहासिक वंचना, गरीबी या संसाधनों की कमी का शिकार हैं, उन्हें विकास की इस दौड़ में पीछे छोड़ देते हैं, तो देश का क्या होगा? उसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी होगा। अगर 95% आबादी को लगने लगे कि इस व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो देश के भीतर ही एक ऐसा गहरा और हिंसक सामाजिक असंतोष फैलेगा जो पूरे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को ही जड़ से खत्म कर देगा।
हाँ, मतलब अंदर से ही देश खोखला हो जाएगा। बिल्कुल। आप एक ऐसे देश के साथ सुपर पावर नहीं बन सकते जो अंदर से पूरी तरह बटा हुआ हो और जहां एक गृह युद्ध जैसी स्थिति हो। इसलिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए मेरिट और आंतरिक शांति के लिए सामाजिक न्याय, इन दोनों को एक साथ साध कर चलना ही किसी भी आधुनिक राष्ट्र के अस्तित्व के लिए जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत ही संतुलित निष्कर्ष सामने आता है। समाज के वंचित और शोषित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन सिर्फ कोई राजनीतिक टूल नहीं बल्कि एक अपरिहार्य सामाजिक जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये कोई खैरात नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक और संसाधनों की खाई को पाटने का एक वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत ही कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में सुधार या सिस्टेमिक रिफॉर्म्स की भी सख्त आवश्यकता है। हाँ, वो तो है। नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई का लाभ सिर्फ आरक्षित वर्गों के भीतर मौजूद उन असंपन्नता के टापुओं तक ही सीमित न रह जाए जो लोग पहले ही कई पीढ़ियों से इसका लाभ उठाकर बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो संसाधनों का प्रवाह उन असली जरूरतमंदों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जो आज भी उसी गरीब गांव और उसी दुष्चक्र में फंसे हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। सही बात है। व्यवस्था को समय समय पर यह जांचना ही होगा कि जिस सुरक्षा के छाते की हमने शुरुआत की थी वो छाता वाकई उन लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं जो सच में बारिश में भीग रहे हैं। और यही एक जीवंत और प्रगतिशील लोकतंत्र की निशानी है कि वो अपनी नीतियों का मूल्यांकन करता रहे। एकदम। इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो शायद हमारी अब तक की पूरी बातचीत के नजरिए को ही बदल दे। हमने आज इस बात पर गहराई से चर्चा की कि किसी व्यक्ति की योग्यता काफी हद तक उसके जन्म के माहौल, उसके स्कूल और शुरुआती संसाधनों यानी उसके पर्यावरण पर निर्भर करती है। जी बिल्कुल, हमने इस पर काफी तफसील से बात की है। तो जरा भविष्य की ओर देखिए। आज जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मुफ्त उच्च स्तरीय डिजिटल शिक्षा हर सस्ते स्मार्टफोन के जरिए दूर दराज गांवों और कस्बों तक पहुंच रही है, क्या आने वाले दशकों में यह तकनीकी क्रांति पर्यावरण के इस भारी अंतर को मिटा देगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प संभावना है। अगर एक गांव के गरीब बच्चे और एक शहर के अमीर बच्चे दोनों के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्ञानी एआई ट्यूटर 24 घंटे उपलब्ध हो तो क्या होगा? क्या तकनीक उस शुरुआती अवसरों की खाई को हमेशा के लिए पाट देगी? ये सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल है। अगर एआई और डिजिटल क्रांति ने संसाधनों तक पहुंच को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना दिया तो भविष्य में हमारी योग्यता, समानता और आरक्षण की परिभाषाएं पूरी तरह से बदल जाएंगे। हो सकता है तब हमें सामाजिक न्याय के बिल्कुल नए मॉडल खोजने पड़े। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एआई की रफ्तार को देखते हुए इस पर विचार करना आज ही शुरू करना होगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ इस जटिल और संवेदनशील सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय, नए तथ्यों और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ।